हेलो मेरे चैंपियंस, तो वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 स्कूल यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, यशस्वी स्कॉलरशिप से जुड़ी जो हमने क्लासेस का सीरीज चलाया था, आज उसका थर्ड लेक्चर है। तो 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले चुका हूं और 2 लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है और आज भी थर्ड लेक्चर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट प्रेजेंट करता हूं। डोंट लिमिट योर चैलेंजेस। अपने आप को कभी लिमिट मत करो, मतलब अपने आप को एक दायरे में बंद मत करो, है ना। और अपने जो लिमिट्स हैं उनको चैलेंज करो। चैलेंज योर लिमिट, अपने लिमिट को बढ़ाओ। आप आसमान छू सकते हो, लेकिन वो उड़ने वाली हिम्मत चाहिए, है ना। तो हिम्मत से आगे बढ़ो, सारी चीजें आसान बन जाएंगी, है ना। तो इसी के नाम से अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो मैं चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, पढ़ो और बताओ आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ए रिजिड कंटेनर। ठीक है, तो एक कंटेनर में एक स्टूडेंट ने कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम ऐड कर दिया। सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्टेड इट टू हीट इट। और उस कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया और कंटेनर को गर्म करने लगा। आफ्टर सम टाइम एन इंक्रीज इन प्रेशर वॉज ऑब्जर्व। The pressure reading was then noted at interval of 5 मिनट। और जब हमने उस कंटेनर को स्टूडेंट ने गर्म किया तो कंटेनर के अंदर का जो प्रेशर था वो इंक्रीज होने लगा। तो प्रेशर का जो इंक्रीमेंट है उसको हमने टाइम के साथ प्लॉट किया और टाइम गैप कितना लिया, 5 मिनट्स का टाइम इंटरवल पे हमने प्रेशर की रीडिंग ली, है ना। यानी 5 मिनट बाद प्रेशर की क्या रीडिंग थी, फिर 5 मिनट बाद प्रेशर की क्या रीडिंग थी, और उसके बेसिस पर हमने ग्राफ बनाया। ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। अब आपको ये बताना है कि किस टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन हुआ। तो पहली बात ये सोचना है कि कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो डिकम्पोजिशन के कारण ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने के कारण क्या हो रहा है, प्रेशर बन रहा है ना। क्लियर। अब आप जरा टाइम इंटरवल देखो और प्रेशर में इंक्रीमेंट देखो। तो अगर हम यहां 0 से लेके 5 मिनट तक देखते हैं तो आप क्या देख रहे हो, 0 से 5 मिनट। इस टाइम इंटरवल के गैप में जो प्रेशर है वो 0 से बढ़कर कितना हो गया, ये 0.25, ये 0.5। तो इसका मतलब एक ये यहां से यहां तक की ये जो छोटी छोटी जो यूनिट है, ये एक यूनिट कितने मतलब प्रेशर को डिनोट कर रही है, 0.25। तो अगर 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में जो प्रेशर है वो 0 से लेकर, अब ये प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, वो ये है। तो अगर ये 0.5 है तो इसमें 0.25 इतना और जोड़ना है ना। तो इतना किसके बराबर है, 0.25 के बराबर। यानी यहाँ प्रेशर कितना है, 0.5 प्लस 0.25 यानी 0.62 के लगभग है ना, 625, या हम मान सकते हैं 0.75 मतलब। तो अगर हम बात करें, ये आपका 0.25 हो गया, ये 0.5 हो गया, तो यहां लगभग प्रेशर 0.62 के आसपास है। ठीक है, तो यानी कि 5 मिनट में प्रेशर कितना इंक्रीमेंट हुआ, 0 से लेकर 0.62, है ना। फिर अगले 5 मिनट में यानी 5 से लेकर 10 मिनट में, तो 5 से लेकर 10 में जो प्रेशर इंक्रीमेंट है वो 0.62 से लेकर लगभग आपका 0.8 तक है। 0.6 से लेकर लगभग 0.8 तक है ना। देखो 5 मिनट पे प्रेशर कितना था, 0.62, और 10 मिनट पे प्रेशर कितना था, लगभग अगर हम देखें तो ये 0.8 के लगभग आ रहा है ना, 0.8, 0.85 जो भी ले लो। क्लियर। अब अगले 5 मिनट यानी 10 से लेकर 15 मिनट में देखा जाए, 10 से 15 मिनट, तो आप क्या देख रहे हो, 10 से 15 मिनट में जो प्रेशर का इंक्रीमेंट है बहुत कम है। यानी 10 मिनट पे ये 0.8 है और 15 मिनट पे ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है।
यानी 0.8 से लेकर ये 1.1 तक। तो इंक्रीमेंट देखो, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन प्रेशर कहां नजर आया? पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में। तो पहले केस में सबसे ज्यादा प्रेशर में इंक्रीज हुआ है। तो प्रेशर में जो इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा जब बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा। तो सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन शुरुआत के 5 मिनट में हुआ है, क्योंकि शुरुआत के 5 मिनट में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा। और वो प्रेशर का हमको यहां ग्राफ से पता चल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 0 to 5 मिनट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। शुरू के 5 मिनट में जो प्रेशर में इंक्रीज हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। तो वो प्रेशर इंक्रीज क्यों हुआ कंटेनर में? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हुआ है, मतलब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब बनेगी? जब ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा, जब उसे हीट करेंगे। तो यानी सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन शुरुआत के 5 मिनट में हुआ है। क्लियर? तो इसलिए आंसर क्या है? डी। चलो, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब यहां आप क्या देख रहे हो? इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जर्व द फूड वेब एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो ये आपको फूड वेब का डायग्राम दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या? द मुसेल, मुसेल एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मुसेल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब फूड वेब, फूड वेब मतलब जब बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक होती हैं तो फूड वेब बन जाता है ना। जहां एक ऑर्गेनिज्म दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खाता है और उस ऑर्गेनिज्म को दूसरे बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं। तो जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो फूड वेब बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं फूड वेब, फूड चेन में एक चीज तो ये कंफर्म है कि हमेशा सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा? प्रोड्यूसर। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आएगा टर्शरी कंज्यूमर, है ना। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहां कहा है कि मुसेल, मुसेल, ठीक है, मुसेल क्या कर रहा है? मुसेल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को खा रहा है ना। मुसेल क्या कर रहा है? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को खा रहा है। तो एक चीज ये बताओ, एक चीज ये बताओ, एनिमल्स कभी भी एनिमल्स प्रोड्यूसर होते हैं क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी किसी प्लांट को या प्लांट जैसे प्रोड्यूसर को खा रहे होंगे, है ना। तो प्लांट ये हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर, फिर इसको खाया माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ने, है ना। और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, और इसको खाया आपको किसने? मुसेल ने। तो मुसेल हो गया आपका क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहां आंसर क्या होगा? मुसेल क्या है? मुसेल आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है ना। क्लियर? तो आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। यहां भी नहीं, सी जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि मुसेल ने किसको खाया? माइक्रोस्कोपिक एनिमल को। तो एनिमल कभी भी प्रोड्यूसर तो हो नहीं सकता, तो इसने भी किसी प्रोड्यूसर को खाया होगा। तो प्रोड्यूसर वो हो गया माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और इसको किसने खाया? मुसेल ने। तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ आंसर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 10,000 जूल सोलर एनर्जी किसी ग्रीन प्लांट में पड़ती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो उसका कितना परसेंटेज, सोलर एनर्जी का कितना परसेंटेज फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है? तो अब ये बताओ, सनलाइट की मदद से ही तो प्लांट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, है ना। यानी कि अगर कोई प्लांट है, प्लांट में पत्तियां होती हैं, है ना, और पत्तियों पे जब सनलाइट पड़ता है तो पत्तियों में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट की मदद से बना पाते हैं क्या? फूड। तो इस तरीके से सन एनर्जी जो है ना, जो सन की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? फूड एनर्जी में। लेकिन
जो कन्वर्जन है, अगर मैं बात करूं कन्वर्जन की, तो वो कन्वर्जन कितना होगा, वो कन्वर्जन का परसेंटेज 1% है। जितनी भी एनर्जी पड़ती है ग्रीन प्लांट्स पे, उसका केवल 1% एनर्जी ही कन्वर्ट हो पाता है किसमें, आपका फूड में, फूड एनर्जी में। यानी अगर सन से 100 जूल एनर्जी आ रही है, तो उससे कितना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कितना फूड बन पाएगा, 1 जूल फूड एनर्जी बन पाएगी। तो परसेंट का कन्वर्जन कितना हुआ, 1%। अब यहां 100 की जगह दे रखा है कितना, 10,000। 100 की जगह कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। तो अगर हम 10,000 मान ले कि सनलाइट से कितनी एनर्जी मिल रही है, 10,000, तो 10,000 का 1% किसमें कन्वर्ट होगा, फूड एनर्जी में, है ना। तो ये परसेंट आपको याद रखना था, 1%। तो अब आप ये बताओ कि 10,000 का 1% कितना होगा, बहुत आसान है, 10,000 इंटू 1%। 1% मतलब 1/100, 2 ये कट गया तो बचा कितना, 100 जूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 100 जूल, जो कि दिया है कहाँ, बी में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। समझ में आ गया। ट्रॉफिक लेवल में तो अगले ट्रॉफिक लेवल तक 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन सनलाइट से जो प्रोड्यूसर में जो फूड एनर्जी कन्वर्जन होता है वो केवल 1% होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल में क्वेश्चन ये पूछा है कि कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, वो एक इमेज बना रहा है कहाँ, 10 सेंटीमीटर पे। कहाँ से, लेंस से। तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर लेंस से रखा है, यानी यू आपसे पूछा है। आपको डिटरमाइन क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है यू। एफ दिया है। अब पहली बात ये देखो, कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस। तो 15 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब बात करें वी, तो वी तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पे। लेकिन अब इस इमेज को माइनस ले कि प्लस ले, तो इसके लिए ये जरूरी है सोचना कि कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो कहां बनाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो, दोनों केस में ऑब्जेक्ट हमेशा जो इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो हमेशा लेफ्ट साइड बनाता है। ठीक है। जैसे अगर मान ले कि ये हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है ना। तो अगर ये कॉनकेव लेंस है तो जो ये लेफ्ट साइड हो गया, ये हो गया राइट साइड। तो कॉनकेव लेंस हमेशा इमेज बनाता है वो लेफ्ट साइड बनाता है हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हो, फोकस पे हो, या फोकस और उसके बीच में हो। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो बताइए क्या होगा। तो हम V इसका मतलब क्या ले, क्या ले V। तो देखो, अगर जब भी इन्फिनिटी से लेकर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, कॉनकेव लेंस हमेशा जो इमेज बनाता है वो हमेशा लेफ्ट साइड बनाता है। तो हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे लेंस के केस में। तो अगर इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा, और लेफ्ट जाने के लिए हम फिर साइन क्या लेंगे, इमेज का माइनस लेंगे, है ना। बात क्लियर हो गई। तो यहां हम साइन लेंगे क्या, माइनस। ये बात आपको ध्यान देनी थी कि कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा इमेज लेफ्ट साइड बनती है। तो लेफ्ट साइड इमेज बनती है, तो जब इमेज को मेजर करेंगे तो हमें अपोजिट जाना पड़ेगा। तो लाइट के डायरेक्शन को हम हमेशा
लेफ्ट से राइट मानते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, तो अगर आप इधर जाओगे तो निगेटिव डायरेक्शन। तो इमेज को हमने माइनस ले लिया। अब आपको क्या लगा देना है, लेंस फॉर्मूला लगा देना है ना। तो आप यहाँ लेंस फॉर्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आपको क्या निकालना है, u निकालना है। v पता है, ठीक है, v कितना है, -1/10 माइनस 1/u इक्वल टू f कितना है, -1/15, है ना। अब यहां से मैं अगर 1/u निकालना चाहूं या लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, -1/15 और प्लस, सॉरी एक मिनट, 1/u लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका -1/10 प्लस 1/15, है ना। तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 और 10 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये हो जाएगा 10 3 टाइम्स तो माइनस, और यहाँ प्लस साइन है तो 15 2, तो ये हो जाएगा -1/30। तो -1/30 यानी u इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर। -30 सी ऑप्शन है, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों इसके लिए जरूरी है, देखो ये कॉनकेव लेंस है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो हमने ये निकाला कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। और देखो हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो इसीलिए क्या आया, माइनस। और जो इमेज बना है वो इमेज आपका 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और उसके लिए भी हमको अपोजिट जाना पड़ रहा है, तो ये भी माइनस होगा। तो ये रहा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे, और ये रहा आपका इमेज। और देखो फोकल लेंथ 15 है और इमेज 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस से भी पहले ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। तो देखो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस, और बीच में इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये इमेज की डिस्टेंस भी माइनस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी माइनस, और फोकल लेंथ भी माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे क्वेश्चन दिया गया है कि दो लेंस को कंबाइन करके, दो लेंस कौन कौन से हैं, एक है एक्स और एक है वाई, दोनों लेंस को कंबाइन करने पर जो नेट पावर आई है वो है 5 डायोप्टर। अब एक्स का फोकल लेंथ दिया है, आपको वाई लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्या फॉर्मूला है, तो जितने लेंस कंबाइन किया गया है, अब पहले लेंस को मान लेते हैं P1, दूसरे लेंस को मान लेते हैं P2। अब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो प्लस, ठीक है। अब जो नेट पावर है वो कितने डायोप्टर है, वो है 5 डायोप्टर, प्लस में है। माइनस में होता तो मेंशन किया होता, अगर साइन मेंशन नहीं है तो प्लस लेके चलेंगे। तो ये हो गया +5 डायोप्टर। ठीक है, अब आपको फोकल लेंथ निकालना है किसका, y का। तो अच्छा एक बात ये करते हैं कि P1 P2 ना लेकर Px Py ले लेते हैं, क्योंकि लेंस आपका x और y के फॉर्म में दिया, Px Py। ठीक है, अब पावर ऑफ x लेंस क्या लिख सकते हैं, 1/, फोकल लेंथ। ठीक है, और पावर ऑफ y लेंस क्या लिख सकते हैं, 1/, फोकल लेंथ इक्वल टू, ये आपका पावर +5 डायोप्टर के बराबर हो गया। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब आ जाते हैं नीचे तीसरा स्टेप। एक्स लेंथ की जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस एक्स कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो हमको फोकल लेंथ दिया है लेकिन सेंटीमीटर में दिया है, और फोकल लेंथ हमको रखना किसमें, मीटर में, क्योंकि अगर डायोप्टर में पावर निकल रहा है तो फोकल लेंथ मीटर में चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये आपका 100/15 नहीं हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर। मीटर से चेंज करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/15 आ गया, प्लस 1/, फोकल लेंथ ऑफ वाई लेंस इक्वल टू +5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो 5 माइनस 100/15 करेंगे तो ये आपका 1/, फोकल लेंथ आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा आपका 15 एलसीएम, और ये हो जाएगा आपका कितना, 75 माइनस 100 इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा आपका -25
अपॉन 15। अब ये फोकल लेंथ मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसे 100 से डिवाइड करना होगा, तो 100 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये आपका ऊपर 100 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा अब आपका सेंटीमीटर में, अभी तक ये मीटर में था। तो यहां से 25 4 जा और 15 4 जा 60, तो फोकल लेंथ आपका वाइक लेंस का आ गया सेंटीमीटर में, वो है -60 सेंटीमीटर। तो -60 कहां दिया था, बी ऑप्शन में, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इनमें से कौन कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब देख लेते हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं है। कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गलत। कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स में आयंस नहीं होते, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं होता, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो यहाँ कभी भी कोवलेंट कंपाउंड में आयंस कभी भी नहीं बनते, और कंडक्टर बनने के लिए अच्छा क्या जरूरी है, आयंस का होना। अब जब आयंस है ही नहीं कार्बन कंपाउंड में, तो वो क्या होंगे, पुअर की गुड, पुअर कंडक्टर होंगे, हीट के भी इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो ये बात सही है कार्बन कंपाउंड के बारे में। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर कोवलेंट कंपाउंड, ये भी सही है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर रिलेटिवली लोअर देन दोज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये भी सही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी, वो है पहला एक। ठीक है, कि कार्बन कंपाउंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं है। आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूसेस आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच ऑफ दिस पेयर इज ए होमोलोगस सीरीज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन एटम। तो होमोलोगस सीरीज मतलब एक ही सीरीज के वो मेंबर, कार्बन के कंपाउंड्स के वो मेंबर जिनमें दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क हो। ठीक है, क्लियर। तो आपको बताना है क्या होगा आंसर चाहिए, और दो सक्सेसिव कार्बन कंपाउंड्स के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम होमोलोगस सीरीज का मेंबर कहेंगे। तो पहला उठाते हैं, पहला आपका क्या दिया है, C4H9OH। तो OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अगले मेंबर में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ 4 कार्बन है, तो अगले वाले में क्या होगा, 5 कार्बन, 1 कार्बन एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा, तो यहाँ 9 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है ना। तो C5H11OH पहला वाला तो सही बैठ रहा है। दूसरा बात करें अगर, तो C7H15 और यहाँ C5H11, तो यहाँ इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग दिया है ना। ये तो आपका इंक्रीजिंग कार्बन के केस में है, इंक्रीजिंग कार्बन, यहाँ 4 कार्बन थे, यहाँ 5 कार्बन। ठीक है, लेकिन अगला देख लेते हैं, C7H15OH। तो जो अगला सक्सेसिव मेंबर होगा, आगे का नहीं पीछे वाला, हाई 2 हो सकते हैं ना, एक तो अगला मेंबर हो सकता है, एक पिछला मेंबर हो सकता है। तो अगले वाले में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे, और ठीक पिछले वाले में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन कम होंगे। तो अगर इसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, क्योंकि हमको C5H11 तक जाना है, तो कार्बन घटाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा कितने, 7 की जगह 6 कार्बन, और हाइड्रोजन 2 घटा दो, तो 15 में 2 कम हुआ 13, और OH वैसा का वैसा। और फिर इसमें C5 1 कार्बन और घटा दो, हाइड्रोजन 2 और घटा दो, तो ये हो जाएगा 11 OH।
तो ये भी सक्सेसिव मेंबर तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर तो हैं, लेकिन यहाँ कार्बन इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग कार्बन। ठीक है, अब यहां देखो C6 से लेकर C3, C6 H13OH। ठीक है, अगला कम वाला, ज्यादा वाला नहीं, है ना, दो चीजें हो सकती है ना भाई, मेरा अगला मेंबर और मेरा पिछला मेंबर। तो अगले और पिछले मेंबर होमोलोगस सीरीज के जो सक्सेसिव मेंबर है उसमें आगे और पीछे वालों दोनों में से कंपेयर करने पर कार्बन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क होगा। बस अंतर यह है, डिफरेंस यह है कि अगले वाले में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा और मेरे से पिछले वाले में एक कार्बन दो हाइड्रोजन कम होगा। तो इसमें कम वाला करना है क्योंकि C6 से C3 तक जाना है। तो C6 है ना, तो यहां भी आप देख रहे हो कि यहां हो जाएगा C5H11 हो जाएगा OH, फिर हो जाएगा C4H9OH और फिर हो जाएगा C3H7OH। तो ये भी आपका होमोलोगस सीरीज है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तो वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर जहां कार्बन इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ पहला वाला है, सिर्फ पहला वाला। तो पहला यानी C1 फर्स्ट ओनली, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा। पूछा जाए होमोलोगस सीरीज क्या तीनों हैं, हाँ तीनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, लेकिन वो होमोलोगस सीरीज जहां कार्बन इंक्रीज हो रहा है वो आपका सिर्फ पहला है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन एटम में लगाना था। तो यहाँ C4H9 से C5H11 तो इंक्रीज ही हो रहा है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है जिसमें ट्रॉपिक मूवमेंट से पूछा गया है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट्स में ग्रोथ रिलेटेड जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है उसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो प्लांट में होने वाले ग्रोथ के वजह से होने वाले डायरेक्शनल मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अब वो उसके पीछे स्टिमुलस, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल कुछ भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। तो ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जिसके पीछे स्टिमुलस क्या हो, केमिकल हो, उसे हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। और पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि ओवरी से कुछ खास केमिकल्स निकलते हैं। तो ऐसे ट्रॉपिक मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ये आपका एग्जाम्पल कीमोट्रॉपिज्म का है। आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर भी और फॉर्मूले दोनों ध्यान रखना जरूरी है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, जहां ये 6 कार्बन कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं और यहां अल्टरनेट पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड लगाना होता है। अल्टरनेट मतलब कहीं से भी अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होंगे। तो अगर डबल बॉन्ड आप यहां से स्टार्ट करोगे तो फिर यहां के बाद यहां, फिर यहां के बाद यहां लगाना होगा। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 3 तो हो गई। अब एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, तो हो गया। अब ये स्ट्रक्चर किसके साथ मैच कर रहा है देख लो, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तीसरा भी गलत है क्योंकि सिर्फ 2 डबल बॉन्ड है। तो ये सी ऑप्शन देखो, डबल बॉन्ड है वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये आपका सही स्ट्रक्चर ये है और फॉर्मूला C6H6 होता है। तो बेंजीन कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर HCl को आप पानी में, एक्वस मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। एक्वस मतलब कि हमने एसिड को किस में मिक्स कर दिया, एसिड मिक्स इन वाटर। और एसिड कौन सा था, एसिड था आपका HCl। तो HCl को जब आप वाटर में मिक्स करोगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन। HCl क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ प्रोड्यूस करेगा और Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये पानी में मौजूद H2O मॉलिक्यूल के साथ बना लेता है H3O हाइड्रोनियम आयन। तो पानी में आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और
Cl माइनस मिलेगा। तो आंसर कौन सा सही है बताओ, क्या सेकंड सही है? नहीं, OH माइनस नहीं, पहला होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए विद देयर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में जो भी बहुत सारे सॉल्ट के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनका फॉर्मूला, इनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी पे ये आपका बेस्ड है। क्लियर? तो अब मुझे मैच करना है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग मतलब कलर को हल्का करना, यानी डी कलराइजेशन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसीलिए तो यूज होता है, टेक्सटाइल में, पेपर इंडस्ट्री में। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ए का हो जाएगा आपका 3। बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस या एंटा एसिड। तो यहां होगा बेकिंग सोडा एंटा एसिड। अगर पेट में एसिडिटी है तो जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक सॉल्ट होता है, यानी इसका पीएच मोर देन 7 होता है, तो पेट में एसिडिटी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो मेरा बी का हो जाएगा 4। वॉशिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास या प्रोडक्शन ऑफ S2 क्लोरीन। तो यहाँ वॉशिंग सोडा का यूज ग्लास की प्रिपरेशन में यूज होता है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस कैसे बनाते हैं, याद करो, क्लोर अल्काली प्रोसेस, ब्राइन यानी एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का यूज करके NaOH हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस बनाते हैं। तो किसकी जरूरत पड़ती है, ब्राइन यानी एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जाएगा प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। तो यहां हो गया आपका क्या, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो सही ऑप्शन क्या है, डी है। मिल गया आंसर हमें। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में जब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट का, वो होता है फ्लावर। अब उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होंगे। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल ऑर्गन स्टेमन और फीमेल ऑर्गन पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो एक फ्लावर में अगर दोनों प्रेजेंट है तो वो फ्लावर बाइसेक्सुअल। लेकिन यूनिसेक्सुअल मतलब, यूनि मतलब एक मतलब या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टल होगा। तो पहला स्टेटमेंट दे पोजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल गलत, क्योंकि ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर की खासियत है। यूनिसेक्सुअल में या तो स्टेमन या तो पिस्टल, तो दे पोजेस आइदर स्टेमन और पिस्टल सही है। अब अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन या पिस्टल में से कोई एक है और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है, स्टेमन से लेकर पिस्टल तक। तो मान लेते हैं मेरे पास ये फ्लावर है जिसपे सिर्फ स्टेमन है। तो स्टेमन के जो दो पार्ट है, एंथर फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर पे जो पॉलन ग्रेन है, फिर वो जो बनेगा उसको किसी दूसरे फ्लावर के पिस्टिल, जिसपे पिस्टिल हो, जाना पड़ेगा। तो एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर तक अगर पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, क्रॉस। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सदा सदा के लिए आपको क्रॉस पॉलिनेशन दिखाई देगा, क्योंकि एक नहीं दो फ्लावर की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक होगा स्टेमन जिसपे हो, और ऐसा यूनिसेक्सुअल जिसपे पिस्टिल हो। तो स्टेमन से पिस्टिल तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। तो जब सेम फ्लावर में दोनों होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के पिस्टिल तक चला जाता है। ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब डिफरेंट फ्लावर हो तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमेशा आपको क्रॉस पॉलिनेशन दिखाई देगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसपे केवल स्टेमन हो वो फ्रूट नहीं बना सकता। जी हाँ, फ्रूट कौन बनाता है, फ्रूट बनता है ओवरी से, और ओवरी किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है। तो जिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर पे स्टेमन होगा वहां ओवरी तो होगा नहीं, क्योंकि स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, और वो केवल दो पार्ट से बना होता है, एंथर और फिलामेंट।
जबकि पिस्टिल आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना होता है। तो जब स्टेमन है तो वहाँ ओवरी है ही नहीं, तो फ्रूट कैसे बनेगा, क्योंकि ओवरी ही आगे चल के फ्रूट में बदल जाता है। तो आंसर स्टेटमेंट ये भी सही है, सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों सही है। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ कहाँ है, बी में, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ एक न्यूमेरिकल पूछा है इलेक्ट्रिसिटी से, तो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। A current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Number of electron passing through a cross sectional of the filament in 16 seconds would be roughly. पहली बात हमको ये समझना है कि जो चार्ज होता है वो चार्ज करंट फ्लो होता है कब, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, और इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं, बहते हैं, तो अपने साथ वो चार्ज भी बहा के ले जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। तो अगर एक सेकेंड में मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इतने मोटे वायर से एक इलेक्ट्रॉन पास करता है एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में वो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेके चलेगा, इतना चार्ज लेके चलेगा, है ना। तो इतना चार्ज अपॉन टाइम कितना, 1 सेकेंड, यही हो गया करंट, है ना। अब हो सकता है एक नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे यानी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ मूव करें एक साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना माइनस चार्ज होगा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये हो गया हमारा टोटल चार्ज, और इस टोटल चार्ज को अगर हम करंट और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा। तो करंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम कितना है 16 सेकेंड, और टोटल चार्ज कितना आया हमारा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये मैं 0 ऊपर लगा दूं तो ये हटा दूं तो ये हो जाएगा 10। अब ये पावर ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 और एक 10 और है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 20। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, रफली 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं एक सेकेंड में, तो जाकर एक सेकेंड में 16 सेकेंड में, सॉरी, तो जाकर 16 सेकेंड में कितना करंट आपका 1 एम्पियर करंट बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर। बिल्कुल सही, एल्गी और प्लांट्स ही तो प्रोड्यूसर होते हैं, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ग्रीन प्लांट्स जो फूड लेते हैं, फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लेते हैं, वो रॉ मटेरियल ऑर्गेनिक होता है, वो तो इनऑर्गेनिक होता है। फूड जो बनाते हैं वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होता है, ये बात समझना जरूरी है। प्लांट्स क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो इनऑर्गेनिक होता है, और इस इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में, जैसे स्टार्च है, जिसे हम फूड कहते हैं। तो क्या प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड? नहीं, ये फूड है ना, यही तो फूड है। तो फूड बनाने के लिए प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो इनऑर्गेनिक है, तो आपका जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है, और यही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। सी और डी भी देख लेते हैं। प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जी हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो फूड बनाते हैं प्लांट्स। और प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जी हाँ, सोलर एनर्जी, सनलाइट पड़ेगी तो ही तो प्लांट फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस से। फूड में कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, केमिकल एनर्जी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग गुड यूटेंसिल्स, विच ऑफ दिस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो हम एल्यूमिनियम का बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसी वो कौन सी खासियत है जिसके लिए हम एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं। अच्छा, बर्तन सोचो, बर्तन अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा और उस बर्तन को गैस पे चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा,
वो जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है तो पिघल जाएगा। तो बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसको गैस पे रखने पे हीट भी हो जाए, गर्म भी हो जाए, तो भी वो पिघले नहीं। और कब वो नहीं पिघलेगा? जब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। तो एक खासियत चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक चीज तो ये होनी चाहिए। और दूसरा बताइए, अगर यूटेंसिल एल्यूमिनियम का जल्दी गर्म हो जाएगा तो हमारा खाना भी जल्दी बनेगा। तो इसका मतलब उसका कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी गुड होना चाहिए, गुड थर्मल कंडक्टर होना चाहिए, हीट को अच्छे से ट्रांसफर करे, तभी तो वो खाना बनाने के लिए यूजफुल है। तो गुड थर्मल कंडक्टर, हाँ, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जरूरी नहीं। ये प्रॉपर्टी इसलिए उसको कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए हम यूज नहीं कर रहे, ये प्रॉपर्टी है तो एल्यूमिनियम में, लेकिन क्या इसलिए उसका हम बर्तन बनाने में यूज कर रहे हैं? नहीं। तो एल्यूमिनियम इज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, नो डाउट, बट this property is not considered for aluminium if it is used in making utensil। ठीक है। डक्टिलिटी ये भी नहीं, क्यों? क्योंकि डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर में कन्वर्ट करना। हम यहाँ वायर में थोड़ी हम बर्तन बना रहे हैं, तो डक्टिलिटी से क्या लेना देना? मैलिबिलिटी से लेना देना हो सकता था। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ ये जरूरी है। तो ये दो चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तभी जाकर हम एल्यूमिनियम को हम बर्तन की तरह यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ दिया है? फर्स्ट एंड फोर्थ डी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर होगा डी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एसएसवी क्लासेस की जो लेक्चर हम दे रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का पूरा मौका मिल रहा है ना बच्चों। तो आज की क्लास एंड करते हैं, लेकिन जाते जाते क्लास 10 के बच्चों की प्रिपरेशन के लिए हमने निश्चय बैच लॉन्च किया है, और निश्चय बैच में एनरोलमेंट के लिए आप मेरा Y621 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। और ये निश्चय बैच में हमने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें आपके डाउट भी क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस मिलेगी, आपको से प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी हम कराएंगे, है ना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज डू ज्वाइन दिस निश्चय बैच फॉर क्लास 10th बोर्ड प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम इन 2022-23। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।